चलिए दोस्तों, क्या कर रहे थे सर? हम कर रहे थे सर कॉन्सेप्ट नंबर 10। आओ जरा कॉन्सेप्ट नंबर 10 पढ़ते हैं। और हमें क्या पढ़ना है सर कॉन्सेप्ट नंबर 10 में? देखो, हमें पढ़ना है सर कि ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको क्या बताया था सर? हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10। मैंने सर आपको यह बताया था कि क्या होता है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो लास्ट में जाके क्या होता है सर? लास्ट में एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था। तो यानी कि हम बिगिनिंग में क्या करते हैं सर? बिगिनिंग में बजट बनाते हैं और उस बजट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं सर? उस बजट के अकॉर्डिंग हम रिकवरी रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? रिकवरी रेट, जिसको आप कह सकते हो एब्जॉर्प्शन रेट। और उसके हिसाब से हम चार्ज करते रहते हैं। अच्छा, रिकवरी रेट निकालने के लिए कौन कौन से तरीके हमने पढ़े थे सर? हमने पढ़े थे, अगर मशीन है तो मशीन आवर्स पे निकाल लो, लेबर इंपॉर्टेंट है तो लेबर आर या लेबर कॉस्ट पे, मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो मटेरियल के अकॉर्डिंग, और यूनिट इंपॉर्टेंट है फिनिश गुड्स के तो फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग, और अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपको तो फिर प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे करके हमने क्या पढ़ा था सर? एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट। अब रिकवरी रेट जो होता है वो कैसे निकलता है सर? वो निकलता है एस्टिमेशन के बेसिस। मुझे बताइए, हम क्या करते हैं? हम रिकवरी रेट निकालते हैं, लेकिन सर ये रिकवरी रेट कैसे निकलता है? ये निकलता है एस्टिमेशन के बेसिस पे। यानी हम कुछ खर्चा एस्टिमेट करते हैं, उसके बेसिस पे निकालते हैं, या मैं कहूं बजट के बेसिस पे। और एक्चुअल में ये डिफर हो सकता है भाई, जितना हमने सोचा था हो सकता है एक्चुअल में डिफर हो जाए। तो जिस वजह से क्या होगा, या तो हम खर्चा ज्यादा बुक कर लेंगे, ठीक है, एक्सपेंस ज्यादा बुक, बुक मतलब डेबिट कर लिया, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेबिट कर लिया, या तो हम खर्चा ज्यादा बुक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बट एक्चुअल कम है, एक्चुअल एक्सपेंस कम है, ठीक है भाई। हमने सोचा था कि हम खर्चा जो हम एस्टिमेशन के बेसिस पे हमने बुक करा सर 5 लाख रुपए का खर्चा। कितना बुक करा सर हमने? 5 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो हुआ सर 5,10,000 रुपए का। कितना खर्चा हुआ सर? 5,10,000 का। अब मुझे बताओ, हमने डेबिट तो कर लिया सर एक 5 लाख, पर एक्चुअल में हुआ 10,000, और 5,10,000। तो मैंने ज्यादा डेबिट करा है या कम डेबिट करा है सर? मैंने कम डेबिट करा है, जिसको मैं कहूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या कहूंगा इसको? अंडर एब्जॉर्प्शन। यानी कि मैंने जो एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करना कुछ नहीं है, एब्जॉर्ब करना मतलब रिकवर करना, मतलब डेबिट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चे को बुक कर लेना, दैट इज माय एब्जॉर्प्शन। तो मैंने एब्जॉर्प्शन कितना करा सर? एब्जॉर्प्शन करा 5 लाख। एब्जॉर्प्शन करा कितना सर? 5 लाख। पर खर्चा कितना हुआ सर? खर्चा हुआ 5,10,000 का। तो मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब करा, मतलब ज्यादा डेबिट बुक करा या कम? सर कम बुक करा, अंडर एब्जॉर्प्शन। वहीं अगर दूसरी ओर में अगर बात करूं किसकी सर? मैं कहूं कि एक्सपेंस एक्चुअल में कम है, लेकिन डेबिट या रिकॉर्ड ज्यादा कर लिया हमने, डेबिट या रिकॉर्ड ज्यादा कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, जो हमने खर्चा बुक करा वो हुआ 5,10,000, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ 5 लाख का। तो बताओ, अब मैंने यहां ज्यादा डेबिट कर दिया या कम डेबिट कर दिया सर? मैंने ज्यादा बुक कर लिया है, इसको मैं क्या कहूंगा सर? इसको कहूंगा ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या कहूंगा इसको? ओवर एब्जॉर्प्शन। मुझे बताओ, बात समझ आई? चले आगे, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट पढ़नी है सर। यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है? 10,000, यानी कि 10,000 आपको खर्चा बुक करना है। यहाँ ओवर एब्जॉर्प्शन है 10,000, 10,000 का खर्चा आपको कम करना है एक्चुअल, क्योंकि आपका अलग है। अब कैसे करेंगे?
क्या होगा, उसका रीजन क्या है, एक्चुअली में पहले तो इसका रीजन जानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, फिर उस रीजन के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करी जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आओ जरा सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, कह रहे हैं कि एज वी नो दैट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये किसके लिए बात हो रही है सर? ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए बात हो रही है। आर एस्टिमेटेड, हम एस्टिमेट करते हैं, बजटेड बनाते हैं। एंड ऑल्सो रिकवर्ड मतलब एब्जॉर्ब, यानी कि डेबिट खर्चा बुक करा जाता है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। बिल्कुल सर, एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड डेट निकालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की यहाँ पे बात हो रही है, और उसके अलग अलग तरीके हैं, यूनिट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, मशीन आर, लेबर आर, जैसे भी है। और हम खर्चा अपना क्या करते हैं सर, बुक करते रहते हैं। हैंस वी कैन से दैट एब्जॉर्प्शन या रिकवरी मतलब खर्चे को बुक कर लेना, वो क्या होता है सर, बजटेड के बेसिस पे होता है। सो दैट सो देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस आएगा किसमें, एब्जॉर्ब मतलब जितना आपने खर्चा बुक करा है और जो आपका एक्चुअल है, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि भैया हमने बजटेड फैक्ट्री के खर्चे माने कितने कितने 10 लाख रुपए, और हमने बजटेड यूनिट सोचे थे 2 लाख। तो हर एक यूनिट पे कितना खर्चा बुक करूंगा सर, हर एक यूनिट पे खर्चा बुक करूंगा 5 रुपए। हर एक यूनिट पे खर्चा कितना बुक करूंगा, 5 रुपए। अब एक्चुअल में यूनिट्स कितने बने सर, एक्चुअल में यूनिट्स बने 1,85,000। कितने यूनिट्स बने, 1,85,000। अब मुझे बताओ, जब मैं फिनिश गुड्स सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड बुक करूंगा तो मैं अपना रिकवरी रेट देखूंगा। रिकवरी रेट है सर 5 रुपए, तो 5 रुपए मल्टीप्लाई बाई यूनिट कितनी हो गई सर, 1,98,500। तो मैंने कितना खर्चा कॉस्टिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कर लिया, 9,92,500। बात समझ आई, 9,92,500। लेकिन एक्चुअल कितना हुआ, अब दो ऑप्शन है, या तो मेरा एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो सकता है 10 लाख से, जो मैंने सोचा था पहले, कितना सोचा था, 10 लाख, या तो इससे ज्यादा हो या इससे कम हो। तो मैंने दोनों एग्जांपल ले लिए। मैंने खर्चा अभी तक कितना बुक कर लिया, 9,92,500। पर मेरा पॉइंट नंबर 1 में खर्चा कितना हुआ सर, 11,02,500। पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ, 9,08,250। अब डिफरेंस कितना आया सर, अगर मैं बात करता हूं कि मेरा खर्चा जो है वो कितना था, मेरा खर्चा जो है मैंने बुक जो करा वो करा 9,92,500, पर एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, 11,20,500। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 1,28,000। तो अगर मैंने खर्चा बुक करा 9,92,000 मतलब कम बुक करा है, और एक्चुअल मेरा ज्यादा है, तो मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन करी है या ओवर एब्जॉर्प्शन करी है? सर आपने अंडर एब्जॉर्प्शन करी है, क्योंकि खर्चा जितना होना चाहिए था उससे कम बुक करा आपने। तो डिफरेंस आया सर 1,28,000 का। अब सबसे पहले तो इसका रीजन ढूंढो कि ये हुआ क्यों। देखो, तो इसका मतलब सर तीन बातें समझ आई। एक तो सर होगा बजटेड, ये हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, बजटेड। एक हुआ सर रिकवर्ड, और एक हुआ एक्चुअल। बजटेड मतलब जितना हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड सोचा था। रिकवर्ड मतलब जितना मैंने कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर दिया, यानी मैंने इस खर्चे को तो पीएनएल में डेबिट कर दिया, प्रोडक्शन के ऊपर लगा दिया। एक्चुअल मतलब सर इतना ओवरहेड एक्चुअल में इनकर हुआ, पैसा तो जेब से इतना ही गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस जहां पे सर मैंने रिकवरी यानी कि खर्चा बुक करा 9,92,500। अच्छा, एक्चुअल खर्चा हुआ इतना, इसको मैं क्या कहूंगा सर, मैं इसको कहूंगा अंडर रिकवर्ड एब्जॉर्ब, क्योंकि मैंने कम रिकवरी करी है। ठीक है। दूसरा, वहीं अगर मैं खर्चा मेरा जो है एक्चुअल में कम होता है, मैंने खर्चा बुक ज्यादा करा है, रिकवर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, इसको मैं कहूंगा ओवर रिकवर्ड या फिर ओवर एब्सॉर्ब। अब बात सुनो, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जो हमने कम या ज्यादा चार्ज किए, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन करी, उनका क्या करना है, यानी उनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो सर मैंने आपको अभी सबसे पहले क्या सिखाया सर, यहां देखिए, मैंने सबसे आप पहले आपको यह सिखाया कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है। अब हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। देखो जरा मेरे साथ साथ, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्सॉर्ब ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले आराम आराम से सुनते चलना, आराम आराम से समझ आएगी बात। सबसे पहले, अगर वो अमाउंट बहुत ही स्मॉल है, यानी इनसिग्निफिकेंट है। सर स्मॉल का मतलब क्या हुआ, सर स्मॉल जो है ना वो डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। एक्चुअली में जो बिग स्मॉल ये सब चीजें जो होती है अमाउंट, ये डिपेंड करती है आपकी मैनेजमेंट या फिर आपकी कंपनी के ऊपर। जैसे अगर किसी कंपनी की
अगर किसी कंपनी की टर्नओवर यानी उसकी जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो 5,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू है, तो उसके लिए 100 करोड़ भी, उसके लिए 100 करोड़ भी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, यानी कि 100 करोड़ भी उसके लिए स्मॉल होगी। वहीं अगर कोई कंपनी है जिसकी जो सेल्स है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो उसके लिए 5,000 रुपए भी क्या होगा सर, बिग हो सकता है, ये इसके लिए बिग अमाउंट हो सकती है। तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर और कंपनी के वॉल्यूम के ऊपर कि कंपनी कितनी वॉल्यूम है। तो अगर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भैया ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द रिकवर्ड इज वेरी लो। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मैंने जो रिकवर करे, अच्छा पहली बात मैं तो आपको एक बार दोबारा से बता दूं, हम क्या कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए। अब मैंने जो रिकवर करे यानी जो मैंने बुक करे, मान लेते हैं वो बुक करे मैंने 10 लाख रुपए, कितने बुक करे, 10 लाख, लेकिन एक्चुअल में जो फैक्ट्री का खर्चा हुआ वो हुआ मेरा 10 लाख और 800 रुपए। कितना खर्च हुआ सर, 10,08,000 रुपए। क्या ये अंडर है या ओवर है, अगर मैं बात करूं कि ये अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है, सर आपको रिकवर करने थे 10,08,000, आपने रिकवर करे 10 लाख, मतलब आपने कम रिकवर करे, ये क्या है सर, ये है मेरा अंडर रिकवरी, बट अमाउंट इज स्मॉल, अमाउंट बहुत छोटी है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसकी, देखो अगर अमाउंट बहुत छोटी है तो कुछ मत करो, उसको सीधा कहां चार्ज कर दो सर, कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ, उसको कहां लेके चले जाओ, उसको आप सीधा सीधा कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस जहां पे आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, और अमाउंट जो है वो भी बड़ी है। देखो अगर छोटी अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ, लेकिन अमाउंट बड़ी भी है और किस रीजन से है, तो अगला जो बात है वो बात हम कर रहे हैं कि सर देखिए, हमने जो सोचा, पॉइंट नंबर 2, हमने सोचा कि भैया हमने रिकवर करे लेट सपोज 5 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो हुआ 5,70,000 का। बताओ मैंने ज्यादा रिकवर करे या कम रिकवर करे, सर मैंने कम रिकवर करे, अंडर रिकवरी है। और कितना डिफरेंस है सर, 70,000। अब सबसे पहले, क्या ये अमाउंट बड़ी है, सर क्या ये अमाउंट बिग है, बिल्कुल सर बिग है। स्मॉल होती तो फिर मैं इसको कहां डाल देता, कॉस्टिंग पीएनएल में। दूसरा, अच्छा पहला तो ये हो गया सर ये अमाउंट बड़ी है। दूसरा कि क्या सर ये रीजन क्या है, अगला मुझे जानना है रीजन क्या है। तो पता चला रीजन जो है एब नॉर्मल कंडीशंस की वजह से हुआ, जैसे कि लॉकडाउन हो गया था सर, लॉकडाउन में चीजें महंगी हो गई, जिस वजह से हमारा जो खर्चा हमने सोचा था 5 लाख होगा वो हो गया कितना, 5,70,000। या तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो या फिर रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से, कि भैया हमने एस्टिमेशन ही रॉन्ग करा था, यानी हमने जब ये रिकवरी रेट की बात करी होगी तो हमने एस्टिमेटेड खर्चे ही गलत सोचे होंगे, यानी कि रॉन्ग एस्टिमेशन। या तो एबनॉर्मल रीजन से या रॉन्ग एस्टिमेशन से, इस वजह से या तो मेरा खर्चा बढ़ गया, मतलब या तो अंडर रिकवरी मैंने करी या खर्चा कम हो गया, ओवर मतलब मैंने ओवर रिकवरी करी, हमने एस्टिमेशन गलत लगाए थे सर, खर्चा तो हमारा कम होना था, हमने लिख दिया ज्यादा, यानी कम या ज्यादा दोनों। और रीजन क्या है सर, रीजन है या तो एबनॉर्मल रीजन है या रॉन्ग एस्टिमेशन है। तो क्या करेंगे मुझे बताओ, क्या करेंगे सर, देखो अगर एबनॉर्मल रीजन से है या रॉन्ग एस्टिमेशन है तो मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था अगर जब भी एबनॉर्मल रीजन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनिए, पूरी कॉस्टिंग में ये हमेशा वैलिड रहेगा, अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका खर्चा कभी भी कस्टमर बेयर नहीं करेगा, कस्टमर बेयर नहीं करेगा। ये कौन है सर, ये है हमारा कस्टमर।
और एबनॉर्मल रीजन की वजह से खर्चा बढ़ गया, यानी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से खर्चा बढ़ गया, तो ये जो खर्चा हुआ, इस खर्चे का बर्डन मैं कस्टमर पे नहीं डालूंगा। यानी कि ये 70,000 रुपए जो हैं, ये 70,000 रुपए जो हैं, दिस 70,000 ड्यू टू द एबनॉर्मल रीजन और रॉन्ग एस्टिमेशन विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो सर क्या करेंगे इसका? देखो सिंपल है, इसको हम प्रोडक्ट पे ना चार्ज करके कहां लेके चले जाएंगे सर? इसको हम लेके चले जाएंगे कॉस्टिंग पीएनएल में। कहां लेके जाएंगे? कॉस्टिंग पीएनएल में। बात समझ आई? जरा समझो, मैं आपको एक समरी बना के दे देता हूं इसकी, भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, सर हम किसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, या तो अंडर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं या ओवर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम या तो अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसा आता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो सिंपल है सर, देखो, या तो इससे मेरा जो खर्चा है, वो बढ़ेगा, या फिर मेरा खर्चा कम होगा। सर कैसे? देखो, इस केस में जो मैंने रिकवर मतलब जितना मैंने बुक कर लिया, वो कम है एक्चुअल से, तो मैं इसको क्या कहूंगा सर? मैंने खर्चा कम बुक करा है, ये है मेरा अंडर रिकवरी या अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब खर्चा भाई जितना मैंने बुक करा। दूसरा, या तो इससे मेरा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि सर मैंने रिकवर जितने करे ज्यादा, लेकिन एक्चुअल का खर्चा कम हो गया, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ओवर रिकवरी। ठीक है। अब सर देखो, ट्रीटमेंट क्या करनी है? हमने जो पढ़ा ट्रीटमेंट, आपने ये कहा सर देखो, मैं बात करता हूं कि मेरा खर्चा बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट है, मैं बढ़े हुए खर्चे, यानी कि मैं इसकी बात करके चलता हूं, क्या? अंडर रिकवरी। अब अंडर रिकवरी में क्या हुआ सर? खर्चा बुक करना था मुझे, एक्चुअल में जो खर्चा बुक करना था वो करना था 5,20,000। ये क्या है सर? ये खर्चा मेरा एक्चुअल होना चाहिए था। तो जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं मेरा फिनिश गुड्स, इस फिनिश गुड्स की कॉस्ट में, फैक्ट्री के खर्चे कितने आने चाहिए थे सर? 5,20,000। लेकिन मैंने क्या करा सर? मैंने करा क्या? क्योंकि मैं तो रिकवरी के बेसिस पे काम कर रहा हूं, मैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा होगा? जब मैंने कॉस्ट शीट बनाई होगी, या मैं कहूं कॉस्ट की अकाउंटिंग करी होगी, तो मैंने क्या करा होगा सर? मैंने रिकवर करा होगा। और मैंने रिकवर कितना करा सर? मैंने खर्चा जो रिकवर करा वो करा सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। खर्चा कितना करा? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। अब सर मेरा जो यहाँ डिफरेंस आया वो कितना डिफरेंस आया सर? डिफरेंस आया 20,000 रुपए। यानी कि सर क्या हुआ कि जो मैंने फिनिश गुड्स बनाया, उसके अंदर खर्चा कितना आना चाहिए था सर? उसके अंदर खर्चा बुक होना चाहिए था 5,20,000 का, लेकिन आपने खर्चा बुक करा 5 लाख, मतलब फिनिश गुड्स में आपने सिर्फ और सिर्फ खर्चा कितना दिखाया? 5 लाख। यानी 20,000 रुपए आपने कम बुक करे, 20,000 रुपए आपने कम बुक करे, जिस वजह से आपके फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हो गई, फिनिश गुड्स की कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। अब मुझे बताओ, क्या इससे इससे हमें नुकसान, एज ए मैन्युफैक्चरर हमें नुकसान है? बिल्कुल सर नुकसान है, क्योंकि देखो ना, खर्चा जो है 5,20 का है और आप बुक कर रहे हो 5 लाख, इसका मतलब सीधा सीधा हमारा फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हो गई, और फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हुई तो मैं उसको बेचूंगा भी सस्ता, क्योंकि प्रॉफिट लगा के ही मैं उस पर बेचूंगा। तो 20,000 रुपए जो मेरे जेब से गए वो मैं कहां से कमाऊंगा? वो सामान बेच के ही तो कमाऊंगा। लेकिन वो 20,000 रुपए मैं कमा नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने खर्चा ही कितना बुक करा? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का खर्चा बुक करा। तो अब आता है सर कि ये जो 20,000 है, क्या क्या इसको फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे मिलेगा सर? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये स्मॉल है अमाउंट या बिग है? स्मॉल और बिग किस पे डिपेंड करता है सर? स्मॉल और बिग डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंपनी की
हाँ, कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर, मतलब उसके टर्नओवर के ऊपर और उसके वॉल्यूम के ऊपर कि कितना उसका वॉल्यूम है। दूसरा मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर हम कहते हैं कि ये स्मॉल है, इफ वी assume that this 20,000 is a small value for the company as a whole, then ये 20,000 अब मैं इस फिनिश गुड्स में ऐड नहीं करूंगा। बात समझो, अगर मैं स्मॉल आइटम कह रहा हूं तो मैं इसको इस फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं करूंगा, यानी मैं लिखूंगा नॉट टू बी चार्ज्ड इन फिनिश गुड्स। इसको फिनिश गुड्स में चार्ज मत करो, तो फिर कहां लेके चले जाओ इसको? सर आप इसको लेके चले जाओ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको पीएनएल अकाउंट में क्या कर दो आप सर? डेबिट कर दो। यानी कि सर हम क्या करते हैं, अगर आइटम स्मॉल है तो हम उसको डेबिट कर देंगे कहां पे? पीएनएल। कौन सा पीएनएल सर? ये कॉस्टिंग पीएनएल की बात हो रही है। कौन से पीएनएल की? कॉस्टिंग पीएनएल। डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है। एग्जांपल, सर देखो जब खर्चा बुक होता है तो एंट्री क्या होती है सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। जब सर खर्चा रिकवर होता है, एब्जॉर्ब होता है, बुक होता है, ये रिकवरी की बात हो रही है, एक्चुअल की बात नहीं हो रही है। तो एंट्री होती है सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर अकाउंट, ये एंट्री होती है। मुझे बताओ हमने रिकवर कितने करे? सर रिकवर करे हमने 5 लाख, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ सर? एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो हुआ 5,20,000 का। कितना खर्चा हुआ? 5,20,000 का। यानी जो एक्चुअल में खर्चा हुआ उसकी एंट्री क्या हुई होगी? तो जो एक्स्ट्रा 20,000 खर्चा हुआ, तो हमने क्या माना सर? वो खर्चा स्मॉल है। क्या है? स्मॉल। तो उसको उसको हम कहां लेके जाएंगे सर? उसको हम लेके जाएंगे कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। कितना सर? 20,000। यानी आपको समझ आया कि मैंने अपना प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बुक करा है सर? जितना सोचा था उतना ही बुक करा है, 5 लाख का। जो एक्स्ट्रा 20,000 का खर्चा हुआ वो स्मॉल आइटम है, स्मॉल आइटम है, जिस वजह से मैंने कहा डाल दिया उसको? कॉस्टिंग पीएनएल में। मैं उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लेके नहीं गया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड से खर्चा कहां जाता था? याद करो सर, प्रोडक्शन ओवरहेड से खर्चा जाता था मेरा WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कितना? 5 लाख। तो मेरा फिनिश गुड्स में कन्वर्जन कितना हुआ? देखो प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा कितना बुक करा सर मैंने? 5 लाख का खर्चा बुक करा, और वही 5 लाख किस में ट्रांसफर हो गया फिर बाद में सर? WIP में ट्रांसफर हो गया। मुझे बताइए बात समझ आई? और फिर ये WIP किस में चला जाता है सर? ये WIP बाद में कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में। यानी अल्टीमेटली ये जो 5 लाख रुपए मैंने फैक्ट्री के प्रोडक्शन के वर्क ओवरहेड के बुक करे, अगर मैं इसको सिर्फ उतना ही बुक करूं जितना मैंने एस्टिमेशन करा था, तो वही बाद में किस में जाएगा सर? वही जाएगा बाद में WIP में, और वही बाद में किस में चला जाएगा? फिनिश गुड्स में। यानी ये जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा थे वो मैंने फिनिश गुड्स में ऐड नहीं करे। इसका मतलब 20,000 दैट इज under recovered will not be charged from the customer, rather it will be transferred to the costing P&L account। इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे सर हम? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। मुझे बताओ बात समझ आई? ठीक है सर। दूसरा, अगर सर वो आइटम बिग है यानी कि वैल्यू उसकी बड़ी है, ठीक है, तो अब हम यहां देखेंगे भैया किस रीजन की वजह से है। रीजन क्या है? सबसे पहले तो क्या बताओ, मुझे ये बताओ कि किस रीजन से है। क्या वो रीजन एबनॉर्मल है, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, या फिर आग लग गई, या कुछ भी हो सकता है ऐसे कि भाई बाढ़ आ गई है, कुछ भी ऐसी चीजें जिस वजह से खर्चे अचानक से बढ़ गए। हमने सोचा था 5 लाख, पर खर्चा जो हुआ 5,20,000 हुआ एबनॉर्मल रीजन की वजह से, या रॉन्ग एस्टिमेशन हमने करी थी, भाई हमने सोचा ही गलत था। तो बताओ इसमें क्या मेरी गलती है? नहीं सर, इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि खर्चा बढ़ गया एबनॉर्मल रीजन की वजह से। क्या इसमें कस्टमर की गलती है? नहीं सर, कस्टमर की भी कोई गलती नहीं है। गलती या तो आपकी है क्योंकि आपने रॉन्ग एस्टिमेशन करा, या फिर ये हालात की गलती है कि एबनॉर्मल रीजन हो गए। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो मैं प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट
नहीं करूंगा, यानी इसकी भी सेम ट्रीटमेंट यही होगी। यानी कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसमें मैं जितना मैंने एस्टिमेट करा था या नॉर्मल कह सकता हूं उतना ही डालूंगा, और एबनॉर्मल की वजह से जो इंक्रीज हुआ, एबनॉर्मल की वजह से या रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से जो इंक्रीज हो रहा है, that amount will not be charged to the production and ultimately will not be transferred to the WIP, and in last will not be charged to finish goods, so that customer will not pay for your abnormal losses या expenses that is increased due to abnormal reasons। मुझे बताओ क्या आपको दोनों की ट्रीटमेंट में डिफरेंस समझ आ गया? वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है, जो स्मॉल की है वही एबनॉर्मल वाले की ट्रीटमेंट है। दोनों की ट्रीटमेंट क्या है सर? बिल्कुल सेम। अब हम कहते हैं कि सर देखो अमाउंट भी बिग है और रीजन जो है वो है नॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है, यानी हमारा ना तो एस्टिमेशन गलत है ना ही एबनॉर्मल था, ये नॉर्मल रीजन है। नॉर्मल रीजन मतलब सर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, जो कि नॉर्मली हो सकता है। पॉलिटिकल कुछ ऐसी चीजें हो गई या ऐसा कोई लॉ आ गया जिसकी वजह से ये हो गया। नॉर्मल आप कह सकते हो जो सबके साथ होता है, कि भाई पॉलिटिकल कोई ऐसा लॉ बना, पॉलिटिक्स में चेंजेस हुए, मतलब कोई दूसरा नेता आ गया, कुछ और हो गया, जिस वजह से कुछ ऐसे लॉज बन गए जिसकी वजह से हमारा खर्चा जो है इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा लगा दिए, जैसे आजकल टैरिफ का चल रहा है। अब वो टैरिफ का लगा दिया, क्या कहते हैं, ये ट्रम्प भाई साहब ने अगर टैरिफ लगा दिए तो भाई ये तो नॉर्मल है, क्योंकि भैया सबका हुआ है, एबनॉर्मल नहीं आएगा ये। ऐसे नहीं है कि भाई आग लगी तो भाई मेरे यहीं पे हुआ, या लॉकडाउन हो गया तो भैया जिससे सबको दिक्कत हो रही है और टेम्परेरी है, नहीं, नॉर्मल है भैया, ये सबके साथ हुआ है। या फिर आगे से जो प्रोडक्शन थी, जैसे जो कच्चा माल आ रहा था वही हमारे लिए महंगा हो गया, तो उस कंट्री ने अगर वहां पे टैरिफ लगा दिए हमारे लिए, सर यहाँ महंगा हो गया, दैट इज, ये नॉर्मल है, सबके साथ हुआ है। हमारी एस्टिमेशन भी गलत नहीं थी और हमारे साथ ये कोई एबनॉर्मल भी चीज नहीं है। अब इस केस में क्या करना है सर, मेरे साथ साथ देखो, मैं इसको नीचे लिखता हूं, है, यानी कि अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर रिकवरी इज बिग, और साथ साथ एंड ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। हुआ कैसे है सर? ये नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे जरा समझो। तो मैं कहूंगा सर मेरा जो रिकवर खर्चा है, देखो जरा, रिकवर्ड है वो कितना है सर? रिकवर्ड है 5 लाख, और एक्चुअल कितना है सर? एक्चुअल है मेरा 5,20,000। कितना है? 5,20,000। तो ये माइनस का जो 20,000 है, ये क्या बताता है सर? ये माइनस का जो 20,000 है ये बता रहा है एडवर्स। एडवर्स क्या है मेरा सर? ये एडवर्स मेरा वेरियांस है। ये क्या है मेरा? एडवर्स वेरियांस है। ठीक है, मुझे बताइए जरा कि रिकवर्ड माइनस एक्चुअल एडवर्स है, हमने कहां पढ़ा था सर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये कौन सा वाला वेरियांस होता है मुझे बताओ? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल कौन सा वेरियांस होता है सर? ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस में हमने पढ़ा था। और कौन सा था सर? ये था कॉस्ट वेरियांस। कौन सा था? कॉस्ट वेरियांस। एक्चुअल माइनस रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, दैट इज माय कॉस्ट वेरियांस, और ये एडवर्स है। अब इसका रीजन क्या है सर? रीजन जो है वो है नॉर्मल रीजन। क्या है? नॉर्मल रीजन। इसका मतलब सर 20,000 रुपए मेरा जो खर्चा है वो ज्यादा है, नॉर्मल रीजन की वजह से है। तो सर ये वाला खर्चा तो कहां पे जाना चाहिए? ये खर्चा सर अल्टीमेटली फिनिश गुड्स में जाना चाहिए। लेकिन जाएगा कैसे फिनिश गुड्स में सर? ये जाएगा पहले तो डब्ल्यूआईपी में। पहले तो किस में जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। और डब्ल्यूआईपी से किस में जाएगा? फिनिश गुड्स में। और बाद में ये फिनिश गुड्स का पैसा कौन पे करेगा सर? ये फिनिश गुड्स का पैसा पे करेगा कस्टमर। यानी जो मैंने 20,000 रुपए कम करे हुए थे, खर्चा कम बुक करा था, वो सर नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है, वो एक वेरियांस है। ठीक है, तो वेरियांस में हम पकड़ेंगे उसको जिसकी वजह से गलती हुई, उससे भी हम पेनल्टी चार्ज करेंगे। लेकिन ये 20,000 का खर्चा तो हो चुका है, एडवर्स है। और नॉर्मल रीजन की वजह से कस्टमर को भी पता है कि भैया माल अब पूरे कंट्री में महंगा हो गया है, क्योंकि बाहर से ही महंगा आ रहा है ट्रम्प भाई साहब की वजह से। तो अब क्या करेंगे सर?
अब बड़ा सिंपल है सर, हम कस्टमर को ये कहेंगे देखो भैया माल हो गया है महंगा, तो ये अब जो 20,000 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो जिस वजह से मेरा फिनिश गुड्स महंगा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 20,000 रुपए जो है वो कहाँ चार्ज होने चाहिए सर? वो चार्ज होने चाहिए मेरे डब्ल्यू में। अब जरा बात समझो, अगर मैं इसको डब्ल्यू में चार्ज करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट टू डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट। कितना? 20,000। लेकिन सर जब हम ये एंट्री करने जा रहे थे तो हमें पता चला कि सर हमारे पास डब्ल्यू तो अभी है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा डब्ल्यू फिनिश गुड्स में क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है। यानी जितना डब्ल्यू था मैं सारा फिनिश गुड्स में लेके चला गया। अब ये डब्ल्यू का जो अकाउंट है ये हो चुका है सर क्लोज, ये हो चुका है क्लोज। बात समझ आई? तो मैंने आपको ये कहा कि ये चार्ज कहां होगा? ये चार्ज होगा मेरे डब्ल्यू में। लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि सर डब्ल्यू का जो अकाउंट है, डब्ल्यू का अकाउंट है, या तो वो क्लोज हो गया होगा या वो ओपन होगा। अगर वो ओपन है तो आप ये एंट्री करके, अगर आपका डब्ल्यू का अकाउंट ओपन है तो ये एंट्री करके आप कहां ले जाओ? डब्ल्यू में। और डब्ल्यू से बाद में कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये फिनिश गुड्स में। बात समझ आई? लेकिन सर अगर ऐसा हुआ कि मेरा डब्ल्यू का अकाउंट जो है, मेरा डब्ल्यू का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है, डब्ल्यू का अकाउंट क्या है? क्लोज हो गया है। अब मैं क्या करूं? तो फिर चेक करो क्या फिनिश गुड्स है, क्या फिनिश गुड्स का अकाउंट ओपन है? यानी मैंने आपको क्या कहा कि सर अगर डब्ल्यू का जो मेरा अकाउंट है वो क्या हो गया? वो हो गया सर क्लोज। तो चेक करो कि क्या फिनिश गुड्स का अकाउंट ओपन है। अगर फिनिश गुड्स का अकाउंट ओपन है तो फिर इसको कहां ट्रांसफर कर दो? फिनिश गुड्स में, क्योंकि सर ये पहले डब्ल्यू में जाता और डब्ल्यू से फिनिश गुड्स में जाता। अब अगर आपका डब्ल्यू नहीं है तो एक जो स्टेप था वो छूट के सीधा किस में चला जाएगा? ये फिनिश गुड्स में। तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट टू जर्नल लेजर अकाउंट या कॉस्ट लेजर अकाउंट। बताओ बात समझ आई? कितना? 20,000। सर ये तो सिंपल है कि आप बिल्कुल है कि सर देखो नॉर्मल रीजन है प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, तो हम डब्ल्यू में डाल देंगे इसको, और डब्ल्यू नहीं है तो फिनिश गुड्स में डाल देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डब्ल्यू बाद में फिनिश गुड्स में ही जाना है। ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन कि सर फिनिश गुड्स का अकाउंट भी क्या हो गया? सर फिनिश गुड्स का अकाउंट अगर ओपन है तो फिर तो आप फिनिश गुड्स में डेबिट कर दोगे। लेकिन अगर सर फिनिश गुड्स का अकाउंट भी क्लोज हो गया, ओहो, अगर फिनिश गुड्स का अकाउंट भी क्लोज हो गया है, अब क्या करें? तो उस कंडीशन में आप इसको चार्ज करोगे चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट देख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली फिनिश गुड्स किस में जाएगा? सर फिनिश गुड्स बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसको कहां चार्ज कर लोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। यानी एंट्री कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू जर्नल लेजर अकाउंट। कितना? 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। मुझे बताओ आपको बात समझ आई? आओ जरा एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि भैया अमाउंट या तो स्मॉल है या बिग है। अगर आपके अमाउंट स्मॉल है तो फिर क्या करोगे? कहां डाल दोगे? कॉस्टिंग पीएनएल में। बात खत्म। अगर बिग अमाउंट है तो रीजन ढूंढो कि उसका रीजन क्या है। रीजन अगर उसका एबनॉर्मल है या रॉन्ग एस्टिमेशन है तो उसका बर्डन कस्टमर पे नहीं डालेंगे, ये ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमारी गलती है या अमाउंट इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटी अमाउंट है, कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, तो कहां डाल देंगे इसको? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर सर अमाउंट बड़ी है और साथ साथ नॉर्मल रीजन है, अमाउंट बड़ी है साथ साथ नॉर्मल रीजन है, तो फिर ये प्रोडक्शन की कॉस्ट में ही जानी चाहिए। ये एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल कौन से ले रहा हूं? अंडर रिकवरी का। ओवर रिकवरी होगा तो उल्टा कर दोगे। कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट में ऐड होनी चाहिए, तो कहां ऐड कर दोगे? सर देखो अगर आपके पास अकाउंट खुला हुआ है, कौन सा? डब्ल्यू सबसे पहले तो डब्ल्यू का अकाउंट खुला हुआ है तो डब्ल्यू में डाल दो। डब्ल्यू का अकाउंट क्लोज हो गया तो फिनिश गुड्स में डाल दो। फिनिश गुड्स का भी क्लोज हो गया तो फिर कहां डाल दो? कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो। बस ये काम करना है आपको। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं है? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी कंडीशन होती, अपोजिट होता, अपोजिट मतलब सर अगर ये ओवर रिकवरी होता,
अगर ये ओवर रिकवरी होता तो भी आप यही काम करते, ओवर रिकवरी होता। जैसे कि हमारा जो रिकवर्ड है, लेट सपोज रिकवर्ड खर्चा है वो है 5 लाख, और हमने जो एक्चुअल में बुक करा, हमने जो एक्चुअल में जो खर्चा हुआ ये तो हमने बुक करा, एक्चुअल में खर्चा हुआ सर 4,70,000 का। तो कितना डिफरेंस आया सर? डिफरेंस आया 30,000, डिफरेंस आया सर 30,000। अब फिर देखेंगे क्या सर ये अमाउंट स्मॉल है? अगर स्मॉल है, देखो अब यहाँ पे ना एक्चुअली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट चाहे तो इस स्मॉल आइटम को भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करवा सकता है। वो ये कहेगा ना, देखो भले आइटम स्मॉल हो, आप फिर भी क्या करो, फिर भी आप डब्ल्यूआईपी को कम करो, यानी एंट्री करो जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। अपना डब्ल्यूआईपी सर कम करो, क्योंकि उससे कॉस्ट बिल्कुल सही निकल कर आएगी और कस्टमर पे अल्टीमेटली बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा कि अगर बिग अमाउंट है तो उसका रीजन क्या है? क्या रीजन उसका एबनॉर्मल है? अगर एबनॉर्मल रीजन है, यानी कि भाई गवर्नमेंट ने या फिर लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिससे अमाउंट जो है सस्ती हो गई, चीजें सस्ती हो गई, और आपको पता है कुछ चीजें सस्ती हुई भी थी, तो उस केस में अब अगर एबनॉर्मल है, याद रखना अगर एबनॉर्मल है तो उसका जो नुकसान है ना कस्टमर को कभी नहीं देता। एबनॉर्मल रीजन का नुकसान कभी कस्टमर से चार्ज नहीं करता। एबनॉर्मल वजह से मुझे गेन हो गया, एबनॉर्मल की वजह से मुझे गेन हो गया, तो उसका फायदा भी मैं कस्टमर को नहीं दूंगा। तो यानी यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट जो कितना है 30,000 बच गया, मैंने डब्ल्यूआईपी में यानी मैंने फिनिश गुड्स में कितना खर्चा एक्स्ट्रा चार्ज करा हुआ है सर? 30,000। तो आप कहोगे सर 30,000 से कम करो, नहीं मैं कहूंगा एबनॉर्मल गेन है भाई मेरा ये, तो ये कहा जाएगा सर? ये जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। क्या होगा सर? ये क्रेडिट होगा, याद रखना ये गेन है, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगा। दूसरी ओर अगर अमाउंट बिग है और रीजन जो है वो है नॉर्मल, रीजन जो है नॉर्मल, तो वो क्या बन जाएगा सर? वो वेरियांस बन जाएगा। कौन सा वेरियांस बन जाएगा सर? वो वेरियांस बन जाएगा फेवरेबल। तो उस केस में भी आप वही करोगे, तीन चीजें। अगर डब्ल्यूआईपी का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो डब्ल्यूआईपी को आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। क्या करोगे? कम करोगे, क्योंकि कॉस्ट कम करनी है ना। डब्ल्यूआईपी का अकाउंट क्लोज हो गया तो सर फिनिश गुड्स को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। और अगर ये भी कम हो गया, मतलब खत्म हो चुका है आपका अकाउंट, राइट ऑफ कर चुके हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने खर्चा ज्यादा बुक करा हुआ है जिसका बर्डन कस्टमर पे आ रहा है, और नॉर्मल रीजन की वजह से आपने ये पता चला कि भाई खर्चा एक्चुअली में सबके लिए कम हो गया, टैरिफ कम हो गया है, तो भाई सबको फायदा हो रहा है, मेरा कस्टमर सस्ता बेच रहा है, तो भैया मुझे भी तो अपनी कॉस्ट, हाँ बिल्कुल, कम करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, अंडर रिकवरी भी बता दिया, ओवर रिकवरी भी बता दिया। आपके केस में एग्जाम में ओवर रिकवरी बहुत ही कम आता है, लगभग आता ही नहीं है, क्योंकि ये ओवर रिकवरी जो है वो बुक में भी नहीं दे रखा, मॉड्यूल में भी नहीं दे रखा। तो हमें अंडर रिकवरी की ही बात करनी होती है। बात समझ आई? आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 8 मॉड्यूल का आपका, और इसके अंदर हम साथ साथ सप्लीमेंट्री जो हमारा रिकवरी रेट है वो हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको चार्ज करेंगे, तो ये चार्ज के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री रेट। वो बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, बेकार की बस बातें यहाँ वहां घुमा के सप्लीमेंट्री ये वो। प्रैक्टिकली तो बहुत चीजें सिंपल है, मतलब अगर ये बताया ना कि भाई ये करना है तो आपको लगेगा यार इसमें कुछ था ही नहीं, क्यों इतना घुमा रखा है, एक्चुअल में ऐसे ही है। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ साथ यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है टोटल ओवरहेड एक्सपेंस फैक्ट्री का हमारा कितना है? 4,46,380। क्या ये एक्चुअल है या रिकवर्ड है? सर टोटल ओवरहेड एक्सपेंस का है, अभी मुझे पता नहीं है एक्चुअल है या रिकवर्ड है, पर टोटल की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट रुपीज 1.25 पर आवर। तो ये लाइन पढ़ के मुझे ये पता चला कि सर ये है एक्चुअल, और रुपीज 1.25 पर आवर ये क्या है सर? ये है रिकवरी रेट। पर ये पर आवर किसका है? मशीन का पर आवर है, फैक्ट्री का पर आवर है, किसका है? द एक्चुअल आवर्स, अभी आवर्स दे रखे हैं उसने, मशीन हो लेबर हो मुझे नहीं पता, उसने कहा 1 घंटे के सर फैक्ट्री के जो खर्चे हैं, प्रोडक्शन के जो खर्चे हैं वो 1 रुपए 25 पैसे लगेंगे, और जो हमारे खर्चे, और सॉरी हमारे जो जितने घंटे काम हुए हैं वो हुए हैं 2,93,104, 2,93,104। कह रहा स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक, अपनी क्लोज कैसे करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अज्यूमिंग दैट बिसाइड 7,800 यूनिट्स
प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 7,000 वर सोल्ड, कह रहा हमने टोटल 7,800 यूनिट बनाए जिसमें से 7,000 हमने बेच दिए। देयर वर 200 इक्विवेलेंट, देखो इसने इक्विवेलेंट यूनिट्स दे दिया, क्योंकि WIP की जो वैल्यू होती है उसमें हमें पता नहीं होता, अल्टीमेटली तो फिनिश गुड्स में डालना है। तो WIP के मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं सर? इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने दे रखे हैं सर? 200। On investigation, it was found that 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase of indirect material and indirect labor, and the remaining 50% was due to factory inefficiency. कह रहा है कि भैया हमारे जो खर्चे एक्चुअल और रिकवरी में क्या पता चला कि एक्चुअल ज्यादा है। वो ज्यादा किस वजह से है? पहले तो कह रहा है कि भैया इंक्रीज हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर में, ये तो नॉर्मल है क्योंकि सबका ही हुआ है। उसने कहा इंक्रीज हुआ है तो मतलब पूरी इंडस्ट्री में ही सबका हुआ है। और बाकी कह रहा है कि आधा जो है वो हमारी अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से है, मतलब हमारा अपना खर्चा है, ये बर्डन मैं कस्टमर पे नहीं डालूंगा। और अगर मैं ये कस्टमर पे बर्डन डालने लग गया तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में होगा महंगा, कस्टमर बेचेगा सस्ता, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, मैं नुकसान उठा के भी मैं कॉम्पिटेटिव प्राइस पे ही बेचूंगा। आओ जरा क्वेश्चन को एक बार समझते हैं और लिख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है सर कि हमारे पास, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है सर? ये कह रहा है कि देखो हमारा जो एक्चुअल खर्चा हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो हुए हैं सर 4,46,380, और जो मेरे रिकवर्ड हुए हैं वो रिकवर कह रहा है ₹1.25 पर आवर। और इसने आवर्स भी बता रखे हैं, कितने आवर्स हैं सर? 2,93,104। अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस आपको ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, बाकी तो बहुत सिंपल है। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2,93,104, ये हो गया सर 3,66,380। तो मेरे एक्चुअल खर्चे हुए सर 4,46,380, रिकवर हुए सर 3,66,380। यानी क्या खर्चा एक्चुअल से ज्यादा हुआ? बिल्कुल सर, एक्चुअल से अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है सर? ये मैंने खर्चा कम बुक करा, तो मैं इसको कहूंगा अंडर रिकवरी। तो मुझे बताओ मेरा अंडर रिकवरी कितना है? -446,380। तो अंडर रिकवरी हो गया सर मेरा 80,000, अंडर रिकवरी हो गया 80,000। अब यहां पे बिग और स्मॉल एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, यहां नॉर्मल या एबनॉर्मल रीजन की बात होगी। अब इसने ये कहा कि सर 50% तो यानी कि 40,000, तो 40,000 तो कहां पर है सर? 40,000 इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, क्योंकि उसने ये कहा इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है, एबनॉर्मल रीजन। अगर ये एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है तो ये कहां जाएगा? तो ये जाएगा सर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में इसको डेबिट कर दो। कितने सर? 40,000 रुपए। तो बाकी जो बचे, बाकी जो 50% बचे, कितने बचे सर? बाकी 50% सर ये बचे 40,000। और ये इसने कहा इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, सो दिस विल बी ड्यू टू नॉर्मल रीजन। अब मुझे बताओ अगर ये नॉर्मल रीजन की वजह से है तो ये जो है ये मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, यानी मुझे इसको कहां लेके जाना चाहिए सर? मुझे इसको लेके जाना चाहिए WIP के कंट्रोल अकाउंट में। मुझे WIP का कंट्रोल अकाउंट डेबिट करना चाहिए इस अमाउंट से। बात समझ आई? बिल्कुल सर। अब कैसे करना है वो जरा समझो। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा? वैसे उसने कुछ क्वेश्चन में कहानी निकालने के लिए, ठीक है, हमें ट्रीटमेंट करती है। तो हमें क्या करना है सर? हमें यहां निकालना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, क्योंकि मुझे इसको रिकवर करना है। तो सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। अब सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट कैसे निकालना है? बड़ा सिंपल है। देखो भाई कैसे निकलते हैं आप रिकवरी रेट? सर हम रिकवरी रेट निकालते हैं जो भी मेरा खर्चा होता है डिवाइडेड बाय मुझे जो भी बेस यहां पे करना है। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे जो मुझे करना है, यहां पे जो मुझे करना है, तो मुझे क्या करना है? एक तो मेरा खर्चा और दूसरा मेरा बेस। अब जरा समझो,
तो सर खर्चा तो देखो हमें पता है, खर्चा कितना है सर 40,000। अब बेस क्या आएगा सर, बेस यहां पे आएंगे मेरे यूनिट्स। कौन से यूनिट्स सर, फिनिश गुड्स के। अब जरा समझो फिनिश गुड्स के यूनिट कैसे लेने हैं हमें। उसने ये कहा कि सर हमारी जो प्रोडक्शन हुई, कितनी प्रोडक्शन हुई 7,800। प्रोडक्शन कितनी हुई सर 7,800। इसमें से इसमें से 7,000 तो मेरे सेल हो गए, और बाकी जो मेरे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स बचे वो बचे 800। क्लोजिंग फिनिश गुड्स बचे 800। फिर उसने एक बात ये भी कही देखो कि ये वाली लाइन, देयर वर 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि सर 200 यूनिट ऐसे हैं, 200 यूनिट ऐसे हैं जो WIP हैं, लेकिन ये इतने बन चुके हैं कि ये फिनिश गुड्स के बराबर हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स ये हमने पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग में, हम पढ़ेंगे जहां मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाता हूं कि कितने मेरे WIP के यूनिट्स हैं जो कि फिनिश गुड्स के लगभग बराबर हैं। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि 200 यूनिट तो आपके ऐसे हैं जो कि फिनिश गुड्स के लगभग बराबर हैं। तो अब मेरी बात समझो, मुझे बांटना किस में है, चार्ज किस में करना है, मुझे चार्ज करना है सर प्रोडक्शन में। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर सप्लीमेंट्री रेट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो मेरे पास बांटने हैं। मेरे पास बेस क्या लेना है, बेस लेना है मुझे अपने यूनिट्स का। तो मेरे पास जो बिक चुके हैं वो फिनिश गुड्स कितने हैं सर, जो मेरे पास बिक चुके हैं वो फिनिश गुड्स हैं 7,000, क्योंकि ये बन चुके थे, इस पे तो मुझे चार्ज करना ही है। प्लस कितने ऐसे फिनिश गुड्स हैं जो अभी बचे हुए हैं सर, 800 फिनिश गुड्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, इस पे भी चार्ज होगा। प्लस सर 200 जो है WIP वो किसके बराबर है, वो फिनिश गुड्स के बराबर है, तो वो भी हम लेंगे। तो ये हो जाएगा सर 40,000 डिवाइड बाय 8,000, ये हो जाएगा 5 रुपए पर यूनिट। यानी मेरा जो रिकवरी सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट आ गया वो आ गया 5 रुपए पर यूनिट। मुझे बताओ बात समझ आई। एक बार फिर से बताता हूं, मुझे क्या करना है, जितना मेरा खर्चा कम है वो मुझे किस में बांटना है, मेरे यूनिट्स में। यूनिट्स कौन से सर, फिनिश गुड्स, चाहे वो बिक गए हो चाहे वो पड़े हुए हो। तो 40,000 डिवाइड बाय 7,000 प्लस 7,800, क्योंकि अल्टीमेटली बनाए तो 7,800 थे। लेकिन सर प्रोडक्शन में 200 यूनिट ऐसे भी हैं जो है तो WIP, जो है तो WIP, लेकिन लेकिन वो फिनिश गुड्स के बराबर है। वो किसके बराबर है सर, फिनिश गुड्स के बराबर है। तो वो भी यहां पे वैल्यू आएगी, वो भी यहां पे आएगा। बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है सर, आओ जरा अब क्या करना है, अब करना है सर रिकवरी। आओ जरा रिकवरी करते हैं। तो हमें रिकवरी करनी है, बताओ किस किस में रिकवरी करेंगे सर। हम रिकवरी करेंगे सबसे पहले तो फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स जो कि मेरे पास अभी भी पड़े हैं, यानी कि क्लोजिंग वाले जो हमने बेचे नहीं है। बताओ जरा, 800 यूनिट है, एक यूनिट पे कितना पैसा, 5 रुपए। तो मैं फिनिश गुड्स में अभी कितना पैसा डालूंगा, 8 पंजे 40, यानी कि 4,000 रुपए। यानी मेरे फिनिश गुड्स क्लोजिंग वाले 4,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद जो मेरे पास WIP है जो फिनिश गुड्स के बराबर है, तो मेरे पास कितना WIP है जो फिनिश गुड्स के बराबर है सर, 200 यूनिट है, और उस पे भी मैं 5 रुपए चार्ज करूंगा, यानी कि इस WIP की कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी सर, 1,000 से। बाकी सर मेरे पास जो 7,000 जो फिनिश गुड्स बिक गए हैं, अब फिनिश गुड्स वो तो बिक गए, तो उसको मैं फिनिश गुड्स में तो डाल नहीं सकता, तो मुझे कहां डालना पड़ेगा उसको, बिल्कुल सही, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। यानी फिनिश गुड्स दैट हैज बीन सोल्ड। तो भैया ये बिक गए तो इसका अकाउंट तो क्लोज हो गया होगा। भाई सिंपल है, फिनिश गुड्स हमने डेबिट करके रखे थे, हमने बेच दिए, हमने सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब बिक गए तो वो फिनिश गुड्स का अकाउंट तो क्लोज हो गया, कितने यूनिट पे, 7,000 यूनिट पे। तो अब मुझे इसको कहां चार्ज करना पड़ेगा, हमें चार्ज करना पड़ेगा टू, हाँ सही कह रहे हो, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कितना सर, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, कितने हो गए सर ये, 35,000 रुपए। तो टोटल हो गया सर 40,000 रुपए। लो काम खत्म। अच्छा, अगर मैं इसकी एंट्रीज कराना चाहूं आपको, जनरल एंट्रीज, तो क्या होंगी सर, देखो जनरल एंट्री बड़ी सिंपल होगी इसकी। सबसे पहले तो हमने कहां कहां चार्ज करा, सबसे पहले मैंने फिनिश गुड्स में चार्ज करा। ये फिनिश गुड्स का अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है 800 यूनिट का, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल
अकाउंट डेबिट कितना सर, यहां हमने चार्ज करे थे 4,000 रुपए। फिर सर WIP कंट्रोल में भी डाले हमने, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितने डाले थे सर, यहां डाले थे हमने 1,000। और बाकी जो थे वो था सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितने डाले थे सर, 35,000। और ये क्या चीज है, ये है सर अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, टू अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, टोटल 40,000। लो, ये ट्रीटमेंट होती है किसकी, अनएब्सॉर्ब्ड या अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी की, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा था कौन सा था, 8, इससे प्रॉपरली हमने करके निकाल लिया। मुझे बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। नोट इसी क्वेश्चन का हमने क्या लिखा इसके अंदर कि सर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यू टू इनएफिशिएंसी, अगर इनएफिशिएंसी है किसकी, लेबर की या फैक्ट्री की या ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो विल नॉट बी चार्ज टू स्टॉक, इसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं डालूंगा, WIP में नहीं डालूंगा, फिनिश गुड्स में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये कॉस्ट कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। मुझे बताओ बात समझ आई, ये नहीं है, ठीक है। आओ जरा आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 11 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर रिकवरी एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। हमने अभी कौन सा पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 10 में, सर कॉन्सेप्ट नंबर 10 में हमने पढ़ा रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड आपके फिनिश गुड्स और WIP में चार्ज होते हैं, लेकिन आपके एब्जॉर्प्शन, अगर मैं रिकवरी करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो हमें पढ़ना है। देखो ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 11 है हमारा, अकाउंटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी जो एडमिन के खर्चे होते हैं, जो जर्नल एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, अगर वो अंडर रिकवर मतलब हमने कम रिकवर करे या ओवर रिकवर कर दिए, ज्यादा कर दिए, तो कॉस्टिंग में क्या ट्रीटमेंट होगी उसकी वो हमें समझना है, ठीक है।